नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तानाजी आईएएस बेंगलोर। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं एस्पिरेंट्स के कि इंडियन इकोनॉमी उनको समझ नहीं आती या समझ आती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम बड़ा इजी मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ऑफ कोर्स आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ तो नहीं आएगी समझ में। लेकिन ये है, एक मेहनत भी अगर सही डायरेक्शन में की जाए तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सीएसई 2021। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तानाजी आईएएस के बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं। ये जो है इंडिया का इमर्जिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीएसई के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पर जो भी फैकल्टी मेंबर रहेंगे वो वेल एक्सपीरियंस्ड रहेंगे अपने सब्जेक्ट के, और यूपीएससी की जो डिमांड है उसी के हिसाब से उस डिमांड को पूरे करते हुए हम स्टडी और लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। और जो लर्निंग रहेगी वो तो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग रहेगी जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और जिसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। और ये मेरे बारे में है थोड़ा सा ब्रीफ में। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है और आई हैव डन एमबीए फाइनेंस, और आई एम एसोसिएटेड विथ वेरियस इंस्टीट्यूशंस which are providing training for UPSC CSE, and my key areas of teachings are Indian economy, polity, governance and international relations, and social issues and justice. I have a 4+ year of experience in this field, and my subject is very well. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट है उसके मैंने सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंबाइंड यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद बैंकिंग एंड फिनेंस, तीसरा है बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट्स, अगला है फॉरेन ट्रेड, और फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, और अगला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ CSR। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। और अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है, रिमेनिंग टॉपिक्स अगर रह जाता है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इनमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। अगर कोई रह जाता है तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए अभी तक का, जो 5 साल का मैंने ट्रेंड यहाँ पर लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो प्रीलिम्स में देखिए 100 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के। CSET का पेपर अलग होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जो जीएस का पेपर होता है उसमें जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें 28 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। उससे पहले 2018 में 25 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 2017 में 29 क्वेश्चन फिर से देखने को मिले थे, और 2016 में 29 क्वेश्चंस आए थे, और 2015 में जो है 18 क्वेश्चंस आए थे। तो ये तो हमारा प्रीलिम्स का ट्रेंड हुआ जिसमें आउट ऑफ 100 अगर हम एवरेज भी लेके चलें तो 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन से आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में अब यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी शामिल होता है। वो हम हर टॉपिक को कंबाइंड करके इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट के साथ कंबाइंड ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये तो प्रीलिम्स का है। अब देखिए, अभी जनरली हम कट ऑफ देखते हैं, तो अगर आपके आउट ऑफ 100 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप जो है इस बाउंड्री के आसपास होते हो कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाओगे। तो सोचिए 50 क्वेश्चंस में से अगर 25 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से ही आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर अब इसका मतलब तो ये हो गया 2 से 3 सब्जेक्ट पे आपकी अगर कमांड शुरू में है, करंट अफेयर पर कमांड है, तो आप इजीली जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो उनमें से इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन और पॉलिटी गवर्नेंस आईआर का सेक्शन तो मैं ही देखूंगा। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, जिससे आप जो है इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं मेंस की तरफ। देखिए, मेंस में GS3 में इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन तो आता ही है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी के GS3 में और GS2 में, GS2 जो कि पॉलिटी गवर्नेंस आईआर का पार्ट है, उससे भी ओवरलैप कर जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस तो हमें लगता है कि ये GS2 का है, या आई मीन पॉलिटी गवर्नेंस से पूछा गया है, या इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से पूछा गया है। जैसे कि कोई बिल आ गया, मान लीजिए FRBM बिल है, तो वो पॉलिटी के अंदर भी कंसीडर हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी के अंडर भी कंसीडर हो जाएगा। GST काउंसिल पे क्वेश्चन आता है तो इट मे बी पॉसिबल दैट इंडियन इकोनॉमी में भी वो कंसीडर हो जाएगा, GS2 में भी कंसीडर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम GS3 मेजरली लेके चल रहे हैं, GS2 में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से, इंडियन इकोनॉमी के से, तो जो है उसको भी हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं। तो 2019 में जो है 180 मार्क्स आउट ऑफ 250 का तो GS3 होता ही है, इसके साथ साथ GS2 में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो टोटल वैल्यू थी, मार्क्स थे, वो थे 180। 2019 में 180 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी पूछी गई थी आपकी मेंस में। 2018 में जो है 180 मार्क्स की पूछी गई थी, 2017 में 140 मार्क्स की पूछी गई थी, और 2016 में 175 मार्क्स की पूछी गई थी, और 2015 में 140 मार्क्स की पूछी गई थी। तो ये 5 साल का हमारा मेंस का ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो शुरुआत के लिए देखिए, हर कोई कहता है कि हमें बेसिक जो है NCERT पढ़नी चाहिए, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि क्या हमें 9th से लेके 12th तक की इंडियन इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की पूरी कवर टू कवर NCERT पढ़नी चाहिए? तो नहीं। देखिए, जो आपसे सिलेबस से लिंक है और जिससे प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखिए, 9th स्टैंडर्ड की जो NCERT है सोशल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, उसमें चैप्टर 1, 2, 3 और जो फाइनल चैप्टर है जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको छोड़ देना है। वहीं 10th क्लास की बात करें हम, तो 10th क्लास की NCERT का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 और जो लास्ट चैप्टर है जो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर है चैप्टर, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आपको नहीं देखना है। वहीं 11th की तरफ मूव करते हैं, तो 11th की NCERT में जो है जो नाम है 11th की NCERT का, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरी बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो 1947 से अभी तक और उससे पहले जैसे भी डेवलपमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये आपको कवर टू कवर पूरी पढ़नी है। ठीक है, 12th की बात करें तो हम 12th स्टैंडर्ड में जो 2 बुक्स आती हैं, एक आती है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी आती है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको माइक्रो को टच नहीं करना है, माइक्रो से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसको आपको पढ़ना है। उसमें आपको चैप्टर 3, 5 और 6 ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपकी बेसिक चीज़ें, इन्फ्लेशन, GDP, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ट्रेड वगैरह ये सब। ठीक है, तो NCERT में हमने डिस्कस कर लिया। NCERT में आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बुक्स की बात आती है कि बुक्स कौन सी पढ़ी जाए। देखिए, बुक्स तो मैं बता देता हूँ आपको,
जो बुक्स चलती हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियन इकोनॉमी की एक बुक आती है दत्त एंड सुंदरम की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक आती है इंडियन इकोनॉमी की मिश्रा एंड पुरी की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक आती है इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़, उमा कपिला की बुक है। काफ़ी एनालिसिस होता है इसमें, मेंस पर्सपेक्टिव से है। और ऑप्शनल वाले मेनली पढ़ते हैं इसको, जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। एक आती है इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी बाई IC धिंगरा, तो ये बुक्स है। और एक और है इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी उमा कपिला की बुक है मेंस के लिए। तो मैं ये यहाँ पे मैंने मेंशन ज़रूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बुक्स आपको पढ़नी है। इसमें से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप परचेस करने जाएं तो आप एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए, किस बुक की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ रही है, वो आप परचेस कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। और इन सब का एक ऑप्शन है कि अगर आप जो है हमारे लेक्चर से जुड़े रहते हैं तो ये सारी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये हेडक हमारा हो जाएगा। इसमें से जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जिस जिस बुक से, वो सारी हम अपने हैंडआउट्स में और प्लस क्लास नोट्स में शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेबर वर्क जो है बच जाएगा। तो या तो ये पढ़ सकते हैं, या फिर क्लास लेक्चर जो होंगे तानाजी IAS के, वो आप रेफ़र कीजिए बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली। और जो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ों के हैंडआउट्स मैं खुद जो है अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए। और इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये लास्ट 2 ईयर्स का आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक सर्वे से जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर जो हो गया वो लास्ट 2 ईयर्स का आपको प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बात की बेसिक NCERT की भी बात कर ली, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी बात कर ली, और इसका जो सॉल्यूशन है तानाजी IAS के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री, वो भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, अब बात आती है कि सर ये तो सर आपने बता दिया कि, पर आप बताइए आप किस तरीके से, आप कौन सी मेथडोलॉजी का यूज़ करोगे जिससे हम कन्वीनियंट रहें, हमें अच्छे से समझ में आए, हमें इन द सेंस स्टूडेंट्स को। तो देखिए यहाँ पर जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें क्लास लेक्चर एक्सप्लेनेशन होगा अच्छे से, और डिक्टेट भी किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिक्टेट किए जाएंगे, जिससे आप साथ ही साथ लिख पाएँ। और उस लेक्चर की, देखिए हर चीज़ लेक्चर में कवर नहीं होती है, तो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको फैक्ट्स वगैरह हैं वो याद करने पड़ते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हैंडआउट्स वो क्लास के साथ ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उस लेक्चर के, जो कि क्लास के अलावा होंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर आप क्लास लेक्चर का एक्सप्लेनेशन प्लस हैंडआउट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होंगे, जो है सिक्योर, मोर देन सफिशिएंट होंगे एक अट्रैक्टिव स्कोर लाने के लिए, ठीक है। अब सरप्राइज टेस्ट भी हम कंडक्ट कराते हैं, जिससे ये पता लगे कि स्टूडेंट क्लास तो अटेंड कर रहा है, क्या वो रिवीजन भी कर रहा है साथ साथ, या क्लास अटेंड करके छोड़ देता है। और वीक में जो है प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जो टॉपिक डेली डिस्कस किया जा रहा है क्लास में, उसी पर आधारित एक क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, जिसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, फिर उसको करेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में कि आपने कितना सही लिखा है, UPSC की डिमांड से लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये हैबिट आपकी शुरू से बनी रहेगी। उसी टॉपिक पर क्वेश्चन दिया जाएगा जो क्लास में डिस्कस किया जाएगा, किसी और टॉपिक पर नहीं दिया जाएगा, जिससे आप अवेयर नहीं हैं उस टॉपिक पर क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज होती हैं साथ ही साथ, और स्पेशली रिवीजन क्लासेस अरेंज होती हैं ईयरली करंट अफेयर्स के लिए। वैसे तो करंट अफेयर कवर्ड हो जाएंगे 90% क्लास के साथ ही। मान लीजिए कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जो जो स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो रिवीजन क्लास में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी मेथडोलॉजी रहेगी। अब बात कर लेते हैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन है, एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई 2017। ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, सीधा सीधा प्रश्न है। अगर आपने जीएसटी का स्ट्रक्चर क्लास में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो टैक्सेशन टॉपिक है उसके अंदर अगर आपने ये क्लास कवर की है तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस चलते थे जिनको ख़त्म करके जीएसटी लाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझाई जाती हैं। वही आपको यहाँ सेम टू सेम लिखनी है। और इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू कलेक्शन पर, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर कलेक्शन टैक्स के थ्रू आता है, तो जीएसटी आने के बाद जो रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं 2017 से, उनको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड की है और हैंडआउट्स अच्छे से कवर किए हैं तो आप ये सारी चीज़ें लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द एस्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। सीधा सा अंतर है भाई, प्लानिंग कमीशन को जो है ख़त्म कर दिया गया था मोदी गवर्नमेंट आते ही। मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसके कुछ साल बाद जो है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया गया था। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है कि जो नीति आयोग के द्वारा प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं उससे पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा किए जाते थे, उनमें क्या डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा आप जानते हैं 5 ईयर प्लान लॉन्च किए जाते थे 5 साल के लिए, लेकिन नीति आयोग ने जो है अपना एजेंडा लॉन्च किया 3 ईयर का, 7 ईयर का। ठीक है, उसके तहत वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, सीधे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द डेवलपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अथॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट एंटिटी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है तो पब्लिक, वो कॉन्सेप्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि टोल प्लाजा बनते हैं हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, वो बना देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ़ंड नहीं देती शुरू में, वो फ़ंड लगा देती है और फिर कहती है कि आपको हम 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए इसको हैंड ओवर कर रहे हैं, आपने जितना लगाया है उतना टैक्स कलेक्शन के थ्रू, टोल कलेक्शन के थ्रू आप रिसीव कर लीजिए, और जब आप का जो खर्चा है वो पूरा निकल आए तब हमें ये हैंडओवर कर दीजिएगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है प्रोजेक्ट पर काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या बताना है आपको कि आपको जो है डेवलपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया को एग्जामाइन करना है पीपीपी मॉडल के तहत, और चैलेंजेस बताने हैं जो अथॉरिटीज़ के द्वारा फेस किए जाते हैं। भाई चैलेंजेस भी होंगे, कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि 7 साल के लिए हमने हैंडओवर कर दिया है और वो 7 साल बाद भी अपने ऑडिट में ये दिखा रही है प्राइवेट कंपनी कि हमें टोल प्लाजा से उतना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है जितना हमने खर्च किया है ऑडिट में गफला करके, तो फिर वो एक्सटेंड करवा लेते हैं टाइम पीरियड को। तो इस तरह से ये चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से इन्वेस्टमेंट आता है अदर कंट्रीज से इंडिया के अंदर, तो हमें उसकी ज़रूरत को जो है जस्टिफाई करना है कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एफडीआई का क्या रोल है। सीधा सा रोल है भाई, बाहर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बाहर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है इंडिया के लोगों को, तो उनका जो है उनकी जेब में पैसा आ रहा है। अगर पैसा आएगा तो वो परचेज़ करेंगे चीज़ों को, अगर चीज़ों को परचेज़ करेंगे वो, तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि एफडीआई का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में।
वाई इज़ देयर अ गैप बिटवीन MOU साइन एंड एक्चुअल FDI। देखिए, जब हम किसी कंट्री के साथ FDI की शर्तों पर साइन करते हैं तो वो साइन तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये बात की बात है। मान लीजिए हम साइन कर रहे हैं FDI की शर्तों पे दूसरी कंट्री के साथ कि आप अगर हमारे यहाँ बिजनेस करोगे, मान लीजिए USA के साथ हम डील कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ के बिजनेस कीजिए और हम आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हम आपको दिलवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अड़दंगा लगा देती है तो वो क्लियरेंस नहीं देती है तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें गैप आ जाती है। तो जो एक्चुअल में जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन होता है, उस समय जो शर्तें पर मंजूरी मिलती है वो चीज़ें एक्चुअल में हो पाती हैं नहीं पाती हैं, ये गैप क्यों है, तो हमें हर्डल्स बताने हैं। और सजेस्ट रेमीडियल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग एक्चुअल FDI इन इंडिया। FDI में इंडिया में FDI को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसके लिए हमें स्टेप्स सजेस्ट करने हैं। ठीक है, सीधे प्रश्न हैं। अगर आपने क्लास अटेंड की है, पढ़े हैं अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे 250 वर्ड्स में। ठीक है, अब हम प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रीलिम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस के तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रीलिम्स का प्रश्न है 2019 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। देखिए, एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होती है। एसेट्स वो होता है जो बैंक का खुद का होता है, लाइबिलिटीज़ वो होता है जो बैंक को चुकाना पड़ता है, वो दूसरे का है। मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं बैंक के, आपने जो है बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रखा है 1 लाख रुपए, तो वो किसकी संपत्ति है, आपकी या बैंक की? करेक्ट, आपकी संपत्ति है, वो बैंक की एसेट नहीं है, आपकी एसेट है। लेकिन बैंक की एसेट कौन सी होगी? बैंक की एसेट होगी जो बैंक ने जो है लोन बांट रखे हैं मार्केट में, वो एक न एक दिन वापस आएंगे ना, तो वो बैंक उनको एसेट्स मान के ही चलेगी ना, क्योंकि आना है बैंक के पास वापस। तो यहाँ पे यही बताना है कि बैंक की एसेट में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। एडवांसेस शामिल है, इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका रिटर्न आएगा, शामिल है, तो ये तो एसेट्स है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि ये जो है एसेट्स है। डिपॉजिट्स, अभी मैंने क्या कहा, आपका अगर पैसा डिपॉजिट है बैंक के अंदर तो वो आपकी एसेट है, बैंक की नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंक की एसेट्स में शामिल नहीं होता है डिपॉजिट्स। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिक नॉलेज पब्लिकेशन नोन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नॉन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज़ करता है? ये प्रीलिम्स UPSC के 2014 में पूछा गया था, सीधा प्रश्न है। आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF करता है रिलीज, या UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP करता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, या द वर्ल्ड बैंक करता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, पूरा हमने देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं हम दोबारा से कि देखिए, सबसे पहले सिलेबस में आपको इतने टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। ट्रेंड एनालिसिस हमने देख लिया कि प्रीलिम्स में क्या रहा, मेंस में क्या रहा। बेसिक रीडिंग जो हमें NCERT की करनी है वो स्पेशली मेंशन कर दी मैंने, जो वो स्पेसिफिक चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। और जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, वो भी मैंने रिकमेंड कर दी आपको इसमें, और इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बता दिया। अगर आप हमारे साथ चलते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे चैनल से, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आसान वे में मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो, क्योंकि यही आपके अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो हमारी टीम और अच्छे से आपके लिए काम कर पाएगी। ठीक है, और हम किस तरह से, हमारी क्या मेथडोलॉजी है वो हमने डिस्कस कर दी। मेंस के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, हमने इंडियन इकोनॉमी को पूरे अच्छे से देखा।
किस तरह से क्या पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।